Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology teacher at Filler Form. So we have completed Unit 2 Research Methodology Part 4. Now we are going to we have completed Research Methodology Part 3. Now we are going to complete Part 4. So let's start with the research methodology. And today we will complete Unit 2. So let's wait for 2 minutes so that most of the students can join. Okay, let's start. So those who want to join and those who uh, are not yet joined, fill a form. They can join and use the code ALIU10 to get extra 10% discount. Please share this code to your family and friend who want to buy a course, any course related to fill a form. चाहे वो सोशोलॉजी से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से हो, वो ले सकते हैं ये कोड यूज करके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो है वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, जिसको मैंने कल बताया था कि हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो प्रॉपर्टीज दी हुई है। एजम्पशन, सबसे पहले आता है एजम्पशन, यानी कि मान्यताएं जो होती हैं। तो पैरामेट्रिक में एजम्पशंस होते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में एजम्पशंस नहीं होते। ठीक, पैरामेट्रिक में एजम्पशंस होते हैं लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में एजम्पशंस नहीं होते। ठीक, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू जो है वो पैरामेट्रिक की जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है वो मीन वैल्यू होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो पैरामेट्रिक में एजम्पशंस होते हैं, यस। नॉन पैरामेट्रिक में एजम्पशंस होते हैं, नो। सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू क्या होती है पैरामेट्रिक की? तो मीन वैल्यू होती है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है क्या होती है? मीडियन होती है। ठीक, नॉन पैरामेट्रिक की सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो मीडियन होती है। नेक्स्ट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन जो पैरामेट्रिक का होता है वो पियर्सन कोरिलेशन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है पियर्सन कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन जो है वो पैरामेट्रिक का पियर्सन होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक का स्पेयरमैन होता है। नॉन पैरामेट्रिक का स्पेयरमैन होता है। ठीक, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? जिसके चांस होने के चांस, किसी चीज का चांस जो है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक, सो
प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है पैरामेट्रिक में, लेकिन आर्बिट्रेरी होता है नॉन पैरामेट्रिक में। ठीक, आर्बिट्रेरी होता है नॉन पैरामेट्रिक। पॉपुलेशन नॉलेज जो है पैरामेट्रिक में ज़रूरी होती है, रिक्वायर्स होती है, और नॉन पैरामेट्रिक में डज नॉट रिक्वायर्स। तो इसमें से आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हर लाइन से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरामेट्रिक में जंक्शंस होता है या नहीं होता है, नॉन पैरामेट्रिक में जंक्शंस होता है नहीं होता है, सेंट्रल टेंडेंसी पैरामेट्रिक की क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक की क्या होती है, कोरिलेशन पैरामेट्रिक की क्या होती है, कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक की क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पैरामेट्रिक का क्या होता है, तो नॉर्मल होता है, नॉन पैरामेट्रिक का क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। पॉपुलेशन नॉलेज जो है वो पैरामेट्रिक में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में नॉट रिक्वायर्ड होती है। यूज फॉर पॉपुलेशन नॉलेज क्या है, मतलब कितनी पॉपुलेशन है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, ये पैरामीट्रिक में जरूरी है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में ये जरूरी नहीं होता है। यूज फॉर इंटरवल डाटा, और ये जो पैरामीट्रिक है ये इंटरवल डाटा के लिए यूज की जाती है, और जो नॉन पैरामीट्रिक है वो नॉमिनल डाटा के लिए यूज की जाती है। इंटरवल नॉमिनल हमने कल पढ़ा है। ठीक, अप्लीकेबिलिटी पैरामीट्रिक की क्या है, वेरिएबल्स में होती है, और नॉन पैरामीट्रिक में एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल दोनों में होती है, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। दोनों में एप्लीकेबल। एग्जाम्पल क्या है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब पैरामीट्रिक में आ जाते हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट तो कभी कभी आपको ये भी दे देता है कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन से पैरामीट्रिक हैं, कौन से नॉन पैरामीट्रिक। प्रोस्कल, वर्लिस, मैन, विटनी, ये सब जो है नॉन पैरामीट्रिक के एग्जाम्पल। तो यहाँ तक हमारा हो गया पैरामीट्रिक क्या है और नॉन पैरामीट्रिक क्या है। तो समझ में आ गया होगा आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या होती है, कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में। एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ एरर्स, तो दो तरह के एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर्स। ठीक, दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। पहला जो टाइप 1 एरर है, इसमें क्या होता है, रिजल्ट ट्रू होता है लेकिन ये रिजेक्टेड हो जाता है। रिजल्ट ट्रू होता है लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। मैंने बताया था कि जो टेस्टिंग होती है वो नल हाइपोथेसिस की होती है। नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है हमेशा। नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। तो क्या था, रिजल्ट जो था वो ट्रू था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजल्ट ट्रू था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये टाइप 1 एरर होता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एरर। क्यों मोस्ट डेंजरस होता है, क्योंकि देखिए नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो नो वाले स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि कोविड का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो किसी का टेस्ट हुआ और उसमें कह दिया कि मतलब कोविड नहीं, यानी कि नल हाइपोथेसिस सही हो गई आपकी, नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई कि इसको कोविड नहीं है, एक पर्सन को कोविड नहीं है, एक्स पर्सन को कोविड नहीं है, निगेटिव है। लेकिन आपने इस चीज को रिजेक्ट करके क्या किया, उसको पॉजिटिव कर दिया, इसको रिजेक्ट करके उसको पॉजिटिव कर दिया। अब ये मोस्ट डेंजरस क्यों है, क्योंकि अब इसके ऊपर आप जो है जो ट्रीटमेंट करेंगे वो सारे कोरोना वायरस के ही ट्रीटमेंट होंगे जो उसको नुकसान कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए जो है ये माना जाता है कि मोस्ट डेंजरस एरर जो है वो टाइप 1 एरर है। तो आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट डेंजरस एरर जो है टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। मोस्ट डेंजरस एरर टाइप 1 है या टाइप 2। तो अब समझ में आया, कोविड जो है, कोविड का टेस्ट हो रहा है, कोविड में क्या है कि निगेटिव आ रहा है,
ये रिजल्ट ट्रू था। नल हाइपोथेसिस क्या है, निगेटिव टेस्टिंग होती है, तो निगेटिव में जो है ये सही आ रहा है कि हाँ उसको कोविड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको रिजेक्ट करके ये मान लिया कि उसको कोविड है। अब उस बेस पे वो मतलब दवा चल रही है उसकी, उसका जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट होता है वो सब दिया जा रहा है। ठीक, तो ये डेंजरस है उसके लिए। सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है टाइप 1 एरर का, सिग्निफिकेंस लेवल मतलब कितना ज़्यादा आप चांसेस है कि आप गलती कर सकते हैं, कितना ज़्यादा चांसेस है कि आप ये एरर, इस टाइप का एरर कर सकते हैं। तो टाइप 1 एरर की गलती करने का चांस जो होता है वो 0.01 से लेकर 0.05 तक होता है। ठीक, 0.01 से लेकर 0.05 तक होता है। ठीक, तो सिग्निफिकेंट लेवल चांस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर वो जो है 0.01 से लेकर 0.05 होता है, और 1% टू 5%। तो अगर आपको जो है न्यूमरेशन में देता है तो आप ये बता देंगे कि 0.01 टू 0.05, और अगर जो है परसेंटेज में देता है तो 1% टू 5%। ये पूछ चुका है एनटीए नेट में कि टाइप 1 एरर में जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो क्या होता है। ठीक, टाइप 1 एरर में जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो क्या है। टाइप 2 एरर्स रिजल्ट इज फॉल्स बस एक्सेप्टेड। रिजल्ट क्या था, फॉल्स था लेकिन एक्सेप्ट हो गया। रिजल्ट फॉल्स क्या था, कोविड आपने टेस्ट किया, कोविड जो है पॉजिटिव था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया। तो नल हाइपोथेसिस चेक कर रहे थे तो कोविड नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन कोविड जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, कोविड पॉजिटिव है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया और ये मान लिया कि उसको कोविड नहीं है। रिजल्ट इज फॉल्स बट एक्सेप्टेड। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नल हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं तो आप ये चेक करेंगे कि उसको कोविड है कि नहीं। ठीक, तो रिजल्ट जो है ये बता रहा है कि फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। फॉल्स रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव, ऑल्दो उसको है नहीं कोविड, लेकिन आपने जो है इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है आपका टाइप 2 एरर। रिजल्ट जो है वो फॉल्स है लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है, रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स बट एक्सेप्टेड, और इसमें जो है रिजल्ट ट्रू बट रिजेक्टेड। रिजल्ट ट्रू था लेकिन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स था लेकिन उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये टाइप 2 एरर है। नेक्स्ट इज कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? Correlation means, correlation is a statistical terms describing the degree to which two variables move in coordination with one another। मतलब दो वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन क्या है इनका, इसको इसी को कोरिलेशन कहा जाता है। अगर मान लेते हैं वेरिएबल ए है और बी है, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है दोनों में क्या रिलेशन है, इसी को कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स मूव इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। जिसमें दो वेरिएबल्स जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में ही चलते हैं। एक कोरिलेशन होता है तभी वो कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे निगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, या नो कोरिलेशन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि अभी बार बार ये चीज़ आएगी उसमें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, नहीं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं।
वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स कहते हैं जो चर होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जिसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि 5 जो है, 5 एक डिजिट है और ये जो है वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। लेकिन x है तो x की वैल्यू कहीं पे 5 हो सकती है, कहीं पे 10 हो सकती है, कहीं पे 20 हो सकती है। तो ये x जो है वो वेरिएबल्स है, लेकिन 5 जो है वो वेरिएबल नहीं है। ठीक, नॉन वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पिज्ज़ा, बर्गर जो है खाने से ओबेसिटी हो। ओबेसिटी क्या है? ओवरवेट। आपकी बॉडी का जब वेट बढ़ जाता है तो उसी को ओबेसिटी कहते हैं। तो पिज्ज़ा प्लस बर्गर ये खाने से जो है आपको ओबेसिटी हो जाती है। ठीक, खाएंगे तो ओबेसिटी होगी, नहीं खाएंगे तो ओबेसिटी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? पिज्ज़ा और बर्गर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है? कि जो हो सकता है, अगर ओबेसिटी है तो आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो पिज्ज़ा बर्गर खाने की वजह से हुई है, लेकिन पिज्ज़ा बर्गर खाने की वजह से ओबेसिटी होगी ये कह सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे ओबेसिटी जो है वो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है। ठीक, क्योंकि ये पिज्ज़ा बर्गर पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो अगर टू वेरिएबल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन हो, उसी को कहा जाता है कोरिलेशन। ठीक, चाहे वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन हो, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन हो, उसी को कहा जाता है कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। तो पहला जो टाइप होता है कोरिलेशन का वो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन होता है। देयर इज अ पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन व्हेन द वेरिएबल ऑन द x-axis increase as the variable on the y-axis increase। पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन क्या है? जब x एक्सिस इंक्रीज होता है तो y एक्सिस भी इंक्रीज होता है। x एक्सिस और y एक्सिस कहाँ की बात कर रही है? तो ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो ग्राफ की बात। आपने अगर ग्राफ पढ़ा हो तो आप जानते होंगे ये x एक्सिस होता है दोनों तरफ, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है, और बीच में जो है जीरो होता है। तो कह रहा है कि अगर जो है अगर x एक्सिस बढ़ रहा है तो y एक्सिस भी बढ़ रहा है। x एक्सिस बढ़ रहा है तो y एक्सिस भी बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। ठीक, x एक्सिस बढ़ रहा है तो y एक्सिस भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, positive linear correlation. There is a positive linear correlation when the variables on the x-axis increases as the variables on the y-axis increases। ठीक, तो अगर वेरिएबल y एक्सिस के इंक्रीज होंगे तो x एक्सिस का भी वेरिएबल इंक्रीज होगा, तो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। अगर y एक्सिस के वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होते हैं तो x एक्सिस का वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है, इसी को कहेंगे पॉजिटिव। ठीक, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन क्या होगा? जहाँ पे
अगर एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस घट रहा है, अगर वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस घट रहा है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। अगर वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस जो है वो घट रहा है, या एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस घट रहा है, इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, नकारात्मक रैखिक सहसंबंध। ठीक, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, गैर रेखीय सहसंबंध क्या होता है, नोन एज कर्विलीनियर कोरिलेशन। इसको कर्विलीनियर कोरिलेशन भी कहा जाता है। इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाई एक्सिस बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई रिलेशन कोरिलेशन नहीं है, तो उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है या कर्विलीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। टाइप ऑफ कोरिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इज द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये एक तरह का टेस्ट है रिलेशन को चेक करने के लिए। द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेजरिंग अ लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन को मापने के लिए पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ये नंबर होता है -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच में क्या होता है, 0 होता है। -1 और 1 के बीच में ही, बीच का ही नंबर होता है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन सो -1 to 1 +1। ठीक है, that measures the strength and direction of the relationship between two variables. It is also known as product moment correlation। इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी कहा जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी इसको कहा जाता है। व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, और जब बोथ वेरिएबल्स जो है क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स स्टैटिस्टिक फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो उसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। तो अगर दोनों वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव है तभी पियर्सन कोरिलेशन का टेस्ट यूज किया जाता है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है, अगर माइनस है इसका मतलब क्या हुआ, नो कोरिलेशन। माइनस है तो इसका मतलब हो गया नो कोरिलेशन, नहीं नेगेटिव कोरिलेशन होगा। माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर प्लस है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। जीरो है तो नो कोरिलेशन, जीरो है तो नो कोरिलेशन। तो इस तरह चेक किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक टेस्ट किया गया पियर्सन कोरिलेशन का और जो वैल्यू आई वो 5 है, तो इसका क्या मतलब होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन। जो वैल्यू आई वो 5 आई, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है, जल्दी बताइए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि अगर कोई टेस्ट करते हैं आप, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टेस्ट करते हैं और जो वैल्यू आई वो 5 आई। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एनटीए में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
क्योंकि जो रिसर्च होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपकी है ना तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद कर लेते हैं। तो बताइए, अगर पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से टेस्ट किया गया और वैल्यू जो है वो आपकी 5 आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता हो तो बताओ भाई जल्दी। अगर वैल्यू 5 आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या निगेटिव कोरिलेशन? ओके, तो वैल्यू अगर 5 आ रही है तो इसका मतलब जो है टेस्टिंग एरर है, मतलब टेस्ट करने में कुछ गलती हुई है। क्यों? क्यों गलती हुई है? क्योंकि आपका पियर्सन कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी। अगर 5 आ रही है तो इसका मतलब टेस्टिंग एरर है, कुछ ना कुछ टेस्टिंग एरर है जिसकी वजह से वैल्यू 5 आ रही है। ठीक, क्या वीडियो स्टक हो रही है क्या? वीडियो रुक रही है क्या बीच बीच में? देखिए आप लोग, अगर रुक रही हो तो बताइए। हाँ, तो क्या है, अगर वैल्यू 5 आ रही है पियर्सन कोरिलेशन में तो इसका मतलब ये होता है कि टेस्टिंग एरर है। क्योंकि टेस्टिंग एरर इसलिए है क्योंकि पियर्सन की जो वैल्यू आएगी वो -1, 0 और 1 के बीच, यही 3 आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता है। इन इन दोनों -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू आएगी। ठीक, -1 और 1 के बीच की ही वैल्यू आएगी, तो वो करेक्ट टेस्ट होगा। अगर 5 आ रहा है तो टेस्टिंग एरर है। उसके बाद आता है ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स correlation is equivalent to calculating the Pearson correlation coefficient on the रैंक डाटा। अगर रैंक डाटा है और उसमें जो है आप पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कहा जाता है। सो ये स्पेयरमैन का साइन है, ठीक है। सो स्पेयरमैन विल ऑलवेज बी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। इसकी भी वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में ही होगी। ठीक, सेम टेस्ट होता है, इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगी। द फर्दर अवे experiment correlation rank correlation is from 0, the stronger the relationship between the two variables, the sign of correlation correspond to the direction of the relationship। ठीक, तो 0 और 1 के बीच में होती है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव होंगे। यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव होंगे। पियर्सन में क्या थे? दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव थे। यहाँ पे दोनों वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव होंगे। पियर्सन में दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव थे और यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मीन्स दैट वन वेरिएबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर। मतलब एक वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको कहते हैं एसोसिएशन।
अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसी को एसोसिएशन कहा जाता है। सिंपल ये है। टाइप्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? यूल्स वाई, सबसे पहले आता है यूल्स वाई। इन स्टैटिस्टिक, यूल्स वाई आल्सो नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। यूल्स वाई को कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन भी कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है यूल्स वाई का दूसरा क्या नाम है? तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन is a measure of association between two binary variables. ये measure of association है between two binary variables. Two binary variables, binary किसको कहते हैं? तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी मतलब या तो उल्टा हो सकता है या जैसे यस और नो, ये क्या है? बाइनरी। ठीक है। द मेजर वॉज डेवलप बाई जॉर्ज रुडनी यूल। जॉर्ज रुडनी यूल ने इसको डेवलप किया था 1912। ठीक, ये भी टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है। नेक्स्ट इज द फाई कोफिशिएंट। ये भी टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है। फाई कोफिशिएंट, द फाई कोफिशिएंट, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फाई कोफिशिएंट को से आपको स्पेयरमैन कोरिलेशन या मतलब पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट से भी कंफ्यूज नहीं होना है। फाई कोफिशिएंट जो है वो एसोसिएशन है। फाई कोफिशिएंट जो है वो एसोसिएशन। द फाई कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। तो फाई कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ये जो सिंबल बना हुआ है इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सिंबल है इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू डायटोमस वेरिएबल्स। ये दो डायटोमस वेरिएबल में जो भी एसोसिएशन होता है उसको बताता है। ठीक। इन अदर वर्ड्स, बोथ वेरिएबल्स हैव ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सेज ऑप्शन सच एज यस और नो। तो इसमें क्या होता है? दो ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, इस तरह से होता है। एक दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप, जो भी एसोसिएशन होता है उसको फाई कोफिशिएंट बताता है। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय बायोकेमिस्ट वेरिएंट डब्ल्यू मैथ्यूज इन 1975। इसको बायोकेमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बायोकेमिस्ट किसको कहते हैं? जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो केमिकल केमिस्ट जो होते हैं उसको बायोकेमिस्ट कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री जो पढ़े हुए होते हैं। ठीक। रेन डब्ल्यू मैथ्यूज ने इसको डेवलप किया था 1975 में। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि बोथ यूल्स वाई एंड फाई कोफिशिएंट टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा। तो ये क्वालिटेटिव डाटा को ही टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को नहीं टेस्ट करते। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूल्स वाई और फाई कोफिशिएंट जो है दोनों क्वालिटेटिव डाटा को ही स्टडी करते हैं, उन्हीं को ही टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च स्टेप जो है वो क्या क्या होते हैं। रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च स्टेप क्या क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो रिसर्च प्रोसेस में क्या आता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स टॉपिक। आप किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे वो आपको पहले सबसे पहले पता होना है। आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है उसको आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पहला स्टेप आपका हो जाता है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इवेलुएट द लिटरेचर। अब उसमें आपको देखना होता है कि उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उसमें क्या कमी थी, आप जो करने जा रहे हैं वो पहले के लिटरेचर में है या नहीं है। ठीक। और दूसरे लिटरेचर से आप रिफर करते हैं जिसको कहीं कहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी दिया होता है। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस लिटरेचर को ध्यान रखो। प्रॉब्लम पहले आएगी फिर लिटरेचर आएगा। ठीक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक।
उसके बाद क्रिएट हाइपोथेसिस। उसके बाद आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और लिटरेचर को पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन मतलब आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सब जो है आप चौथे स्टेप पे करते हैं रिसर्च डिजाइन। ठीक, कौन सा डाटा कलेक्शन करेंगे, इस तरह से सैम्पलिंग करेंगे आप, फिर डाटा कलेक्शन के प्रोसेस क्या होंगे, कौन से मेथड्स होंगे। ठीक, तो ये आ जाता है आपका रिसर्च डिजाइन। डिस्क्राइब पॉपुलेशन, उसके बाद आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना मतलब बताना कि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। आप स्टडी तो करने जा रहे हैं लेकिन आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, किस पॉपुलेशन पे आप स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन, फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक, फिर आप डिस्क्राइब पॉपुलेशन में आप सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग भी दे देता है कि आपको यहाँ सैम्पलिंग। ठीक, उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन, फिर डाटा एनालिसिस। पहले डाटा कलेक्शन फिर डाटा एनालिसिस, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 8 प्रोसेस हैं, रिसर्च स्टेप हैं 8। तो ये याद रखना है आपको कि कौन कौन से रिसर्च स्टेप कब कब आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्रोनोलॉजी के बेस पे ही पूछता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्रोनोलॉजी के बेस पे ही अब पूछा ही जाता है, अक्सर करके पूछा जाता है। ठीक, डाटा कलेक्शन जो होता है वो 2 तरह से होता है, मैं यहाँ पे रखूँगा 2 टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन में क्या होता है, जब आप जो है खुद जाकर स्टडी करते हैं, फील्ड पे जाकर अपना डाटा डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से पूछ के, क्वेश्चनायर का इस्तेमाल करके, इंटरव्यू का, ऑब्जर्वेशन, जो भी तरीके हों आपके मेथड्स, अलग अलग मेथड यूज करके आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या है, जो पहले से डाटा मौजूद है उसका इस्तेमाल करके अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कहेंगे, चाहे वो बुक्स के फॉर्म में हो, जर्नल्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। किसी और ने कलेक्ट किया है और उसको आप अपनी स्टडी में यूज कर रहे हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कहेंगे। जैसे सेंसस है, सेंसस है, सेंसस क्या है, सेंसस है वो क्या है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन। कौन है, जो इनोमिनेटर था वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन किया। अब आप सेंसस का इस्तेमाल करके कुछ भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो सबसे पहले आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज अ नॉन सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इशू को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। और ये नॉन सिस्टमेटिक होती है। नॉन सिस्टमेटिक क्यों होती है, दिस प्रॉब्लम और इशूज कैन बी ऑन एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सोसाइटी लेवल। अब वो जो प्रॉब्लम, जो भी इशू है, वो या तो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है या सोसाइटल लेवल पे हो सकती है। इट इज कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक बिकॉज इट गोज स्ट्रेट टू फाइंडिंग सॉल्यूशन। ये क्या करता है, सीधा जाता है सिर्फ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो इसीलिए इसको नॉन सिस्टमेटिक कहा गया है। ठीक, कभी कभी अप्लाइड रिसर्च के साथ साथ एक्शन रिसर्च का भी नाम आता है, लेकिन एक्शन रिसर्च जो है वो
थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, अप्लाइड रिसर्च से थोड़ा डिफरेंस है। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड that aims simultaneously investigate and solve एंड इशू। मतलब क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है। अप्लाइड में क्या है कि साथ साथ एक्शन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व के लिए रिसर्च हो रही है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व के लिए रिसर्च होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करते रहते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स, एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड टेक्स एक्शंस एट द सेम टाइम। रिसर्च जिस टाइम कंडक्ट हो रही है उसी टाइम एक्शन लिया जा रहा है। इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एज अ टर्म इन 1944 बाय एमआईटी प्रोफेसर कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने पहली बार इसको 1944 में यूज किया इस टर्म को। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कैसे मान लेते हैं एक टीचर है, तो वो टीचर क्या करता है, एक्शन रिसर्च कैसे करेगा, पहले प्लान बनाएगा, एक पूरा अपना रिसर्च का तरीका पूरा प्लान बनाएगा कि कैसे कैसे उसको बच्चों को पढ़ाना है। फिर वो अप्लाई कर दिया तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अ, मतलब उसका जो प्लान था वो सही है, उसने ऑब्जर्व किया कि सही है, ठीक, सही है तो वो कंटिन्यू करेगा उसी से। अगर सही नहीं है तो दूसरे तरीके लाएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्ट। ठीक, तो प्लांट एक्शन ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, प्लांट एक्शन ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो ये होता है जब आप एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक, सो ये आपसे पूछता है कि प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च जो है वो कोर है। प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च जो है वो कोर है। कोर क्या है, प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ठीक, तो ये आपको प्लान के एक्शन रिसर्च के संबंध में आपको ये याद रखना है। क्रिया अनुसंधान की क्रिया क्या होती है, योजना, कार्य, अवलोकन करना, प्रतिबिंबित होना। ठीक, एंड द नेक्स्ट इज exploratory research. What is exploratory research? Exploratory research is a methodology of research that research questions investigate research question. Exploratory research is a methodology approach that investigate research question that have not previously been studied in depth, जो पहले कभी स्टडी नहीं की गई। एक्सप्लोरेटरी मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, कोई चीज कोई नई खोज करना। ठीक, कोई नई खोज करना वो होता है एक्सप्लोरेशन। ठीक, कोई भी नई खोज अगर आप करते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इसी को फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है और इसी को जो है फॉर्मुलेटरी रिसर्च भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसके डिफरेंट नेम क्या क्या होते हैं। तो जब किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो तो आप जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। ठीक, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफन क्वालिटेटिव एंड प्राइमरी इन नेचर। एक्सप्लोरेटरी जो है वो हमेशा क्वालिटेटिव होती है और प्राइमरी इन नेचर होती है। However, a study with a large sample conducted is an exploratory manner can be quantitative as well। Means अगर जो है लार्ज स्टडी आप करते हैं तो उसमें जो कुछ क्वांटिटीज यूज हो रही हैं तो वो यूज हो सकती हैं, और एक्सप्लोरेटिव जो है वो कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं लेकिन जनरली जो है ये क्वालिटेटिव ही होती है। ठीक, इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मुलेटरी रिसर्च टू एक्सप्लोर न्यू फिनोमेना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किस लिए होती है, टू एक्सप्लोर न्यू फिनोमेना। इट इज इंडक्टिव इन नेचर। हाँ, ये इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव क्यों होती है, क्योंकि किसी चीज के बारे में जानना ही नहीं, पता ही नहीं है, तो कैसे आप डिडक्टिव करें। जब किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है तो डिडक्टिव करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव का यूज होता है। ठीक, डिडक्टिव आप कब यूज कर रहे हैं, आपके माइंड में पहले से थ्योरी डेवलप होती है और फिर उसी को टेस्ट करते हैं, ये डिडक्टिव में होता है। ठीक, तो जब कोई चीज पहले से ही एक्सप्लोर ही नहीं हुई है तो आप कैसे उसको मतलब जज कर पाएंगे, या कैसे उसको जो है उससे थ्योरी फॉर्मुलेशन करेंगे।
सो इसीलिए ये इंडक्टिव इन नेचर होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होती। हाइपोथेसिस कब होगी? जब आपके पास पहले से कुछ डाटा मौजूद है, उसी की बेस पे आप एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन कहते हैं, जिसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो चूंकि हाइपोथेसिस इसमें नहीं होती है, तो इसीलिए हाइपोथेसिस की बात एक्सप्लोरेटरी में नहीं होती। हाइपोथेसिस नहीं होती है मतलब जब कोई चीज़ पता ही नहीं, तो आप हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी सर्टेन नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मौजूद नहीं है। ठीक, सर्टेन नॉलेज होना चाहिए जो कि मौजूद नहीं है। तो इसीलिए ये इसमें हाइपोथेसिस का कोई काम नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? Descriptive research is used to describe characteristics of a population or phenomena being studied। जो भी फेनोमेना या पॉपुलेशन जो भी स्टडी की जा रही है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें। मतलब कुछ भी फाइंड आउट नहीं होती है, एज इट इज जो भी वहाँ पे है, जो भी पॉपुलेशन है वो, और जो भी फेनोमेना है उसके बारे में आप एज इट इज अगर निकाल के लिख देते हैं, तो उसी को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। डज नॉट आंसर क्वेश्चन अबाउट हाउ, व्हेन, व्हाई, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफर्स। ठीक। तो ये जो हाउ, व्हेन एंड व्हाई का क्वेश्चन जो है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये आंसर नहीं करता है। ठीक, रादर इट एड्रेस द व्हाट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन मीन्स क्या है। अगर आपसे जो है कोई रिसर्च, आप मान लीजिए कि ईस्टर्न यूपी पे रिसर्च कर रहे हैं, ईस्टर्न यूपी की पॉपुलेशन, तो आप क्या करते हैं? सीधा आप क्या करेंगे? क्यों पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कम है, कब जो है लिटरेसी रेट कैसा था, कैसे इनके लिटरेसी रेट बढ़ेंगे, ये सब आंसर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं करता है, बल्कि आपसे बता देगा कि हाँ इतनी पॉपुलेशन है, इतना सेक्स रेशियो है, और इतना लिटरेसी रेट है, इतना फीमेल लिटरेसी रेट है, इतना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, और इतना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। सारा डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। लेकिन क्यों है ऐसा, इतना क्यों है, कि इसका जवाब जो है ये नहीं देता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब ये है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा आप उतार के लिख देते हैं, कुछ उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। ठीक, डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी फेनोमेना डिस्क्राइब करना, फेनोमेना या पॉपुलेशन जो भी है। Next is exploratory research. Exploratory research is a method developed to investigate a phenomena that has been studied or explained properly. That has not been studied or explained properly. मतलब जो स्टडी तो की गई लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई, और ना ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई। तो आप एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करना। Its main intention is to provide detail about where to find a small amount of information. इसका मेन जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है एक्सप्लेनेटरी में, कि आपको ये बता देगा कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी, ये एक्सप्लेन करके ये बता देता है, जिसको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट इज कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है? कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। मतलब रिसर्चर जो है दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक, अगर रिसर्चर दोनों वेरिएबल्स के बीच में किसी भी के साथ छेड़छाड़ ना करे, मतलब उसको मैनिपुलेट ना करे, तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको जांचना हो, बगैर छेड़छाड़ किए उसमें क्या रिलेशनशिप है ये जांचना हो, तो आप को रिलेशनल रिसर्च करते हैं। अब को रिलेशनल रिसर्च रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ
एंड आर डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये कितनी स्ट्रेंथ के बेस पे कोरिलेशन है और डायरेक्शन क्या है दोनों का, दोनों की कोरिलेशन का, दोनों वेरिएबल्स की कोरिलेशन का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, या इस तरह की डायरेक्शन क्या है, ये बताता है कोरिलेशनल रिसर्च। द डायरेक्शन ऑफ अ कोरिलेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डायरेक्शन क्या है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एक बढ़ रहा है, एक पॉजिटिवली बढ़ रहा है, तो दूसरा हो सकता है नेगेटिवली घट गया। ठीक, तो या तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो जो कोरिलेशनल रिसर्च होती है उसमें जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पहले बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोविड की जो वैक्सीन बनी पहले, कोविड की जो वैक्सीन बनी पहले, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किया जाएगा क्या मतलब, कुछ पायलट पॉपुलेशन पे को लगाकर देखी जाएगी कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, जो आप जिस पॉपुलेशन पे आप जो है कोविड वैक्सीन लगा रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसको एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, वैक्सीन लगाकर। तो यहाँ पे छेड़छाड़ हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है और एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है उस वेरिएबल्स पे। इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research is a study conducted with a scientific approach using two sets of variables. इसमें दो sets of variables का इस्तेमाल करके आप experiment करते हैं। The first set as a constant। पहला जो set है उसको constant रखा जाता है। तो यहाँ पे कोविड वैक्सीन को जो है वो constant रखा गया और इस पे लगा के देखा जा रहा है कि क्या इस पे कुछ असर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो है वेरिएबल वो कांस्टेंट होता है, दूसरा नॉन कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंजेबल होता है। विच यू यूज टू मेजर द डिफरेंसेस ऑफ द सेकंड सेट। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड फॉर एग्जांपल और एक्सपेरिमेंटल। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड फॉर एग्जांपल और एक्सपेरिमेंटल। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल और एक्सपेरिमेंटल। तो क्या है, आपने मान लेते हैं कि दो लोगों को ले लिया, एक को वैक्सीन लगाया और एक को नहीं लगाया। ठीक, तो जिसको नहीं लगाया वो कांस्टेंट है और जिसको लगाया वो चेंजेबल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको। ठीक, इसके ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है। ये आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में आपको कॉज एंड इफेक्ट दिख जाए आप डायरेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्लिक कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको कॉज और इफेक्ट दोनों दिख रहा है क्वेश्चन में तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। एक्सपोज फैक्टो, अब यहाँ पे हम बता दें, अभी अभी बताया इसलिए बता दें, यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट की बात होगी। यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट की बात होगी। अगर सिर्फ इफेक्ट दिया हुआ है तो एक्सपोज फैक्टो होगा, और कॉज एंड इफेक्ट दोनों दिया हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल होगा। सिर्फ इफेक्ट दिया है तो एक्सपोज फैक्टर होगा।
अब एक्सपोज फैक्टर क्या होता है, जो प्रीवियस में जो भी इवेंट हो चुके हैं उसका असर क्या हुआ, ये अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि टर्की में जो अर्थक्वेक आया, तो ये हो गया ये ना, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, अब आप जाके अब स्टडी कर रहे हैं कि उस अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या हुआ, उससे क्या इफेक्ट हुआ। इसको कहा जाता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। ठीक, पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं उसका असर क्या हो रहा है, अब उसी को एक्सपोज फैक्टर कहा जाता है। ठीक, एक्सपोज फैक्टर स्टडी और आफ्टर द फैक्ट रिसर्च इज कैटेगरी ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज ऑकर्ड। फैक्ट हैज ऑकर्ड मतलब अर्थक्वेक होगा, तभी आप अर्थक्वेक का इफेक्ट रिसर्च कर पाएंगे। जब तक अर्थक्वेक आएगा नहीं तब तक आप रिसर्च कैसे कर लेंगे कि उसका असर क्या होगा। तो पहले फैक्ट होता है, फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं, तो इसी को एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कहा जाता है। विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्च, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें, रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाइपोथेसिस इज रिक्वायर्ड, और इसमें जो है हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है, इसमें हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है। Next is historical research. Historical research is a process of collecting, interpreting data about past events or ideas in order to find how they affect the present event and ideas। मतलब इसमें अभी के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसका असर पिछले हिस्ट्री में, हिस्ट्री के इवेंट से क्या हुआ था, मतलब पिछले जो हिस्ट्री में जो भी इवेंट हुए हैं, मतलब पास्ट इवेंट जो भी हुए हैं उसको स्टडी करना है इस सेंस में। अब यहाँ पे पोस्ट फैक्टर और उसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल क्या है। पास्ट इवेंट की तो स्टडी आप लोग करते हैं, लेकिन उसका असर जो है अभी के इवेंट्स पे क्या हो रहा है या आइडियाज पे क्या हो रहा है, ये अगर आप देखते हैं तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। इट स्टडीज पॉसिबल रीजन। अब हिस्ट्री जो है वो मे भी बहुत पहले की भी हिस्ट्री हो सकती है, और जो जो एक्सपोज फैक्टर है वो रिसेंट हो सकता है। जैसे अर्थक्वेक का अगर आप करते हैं तो वो रिसेंट है, बहुत हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इवेंट हो चुका है उसके बाद आप उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो है वो पास्ट इवेंट की स्टडी की जाती है इन रिस्पेक्ट टू उनका असर क्या हो रहा है आज के इवेंट्स या आइडियाज। इट स्टडीज पॉसिबल रीजन बिहाइंड सर्टेन इवेंट्स टू एक्सप्लेन देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन द इवेंट्स दैट फॉलो। अब ये जो है उस इवेंट के होने के पीछे क्या राज थे, क्या मतलब रीजन था, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ तो उसके पीछे क्या मतलब रीजन था, उस इवेंट के होने के पीछे क्या रीजन था उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती, ये भी एक डिफरेंस है एक्सपोज फैक्टर और हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई मैनिपुलेशन और कोई कंट्रोल नहीं होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो उसमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, हिस्टोरिकल रिसर्च को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। ठीक, हाइपोथेसिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव रिसर्च। जब आप इवेल्युएशन करते हैं किसी चीज़, इवेल्युएशन करते हैं तो उसको इवेल्युएटिव रिसर्च करिए। जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, जैसे मान लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान,
अब इस पे आप रिसर्च कर रहे हैं कि ये कितना मतलब बेनिफिट बेनिफिट दिया है, कितना बेनिफिटेड था ये प्रोग्राम, या मतलब कितने लोग जो है इससे इसका फ़ायदा हुआ है कितने लोगों को, और क्या मतलब इससे कंट्री साफ हो रही है या नहीं साफ हो रही है। ये एक तरह का इवेल्युएशन होता है, जैसे रैंकिंग दी जाती है ना, रैंकिंग दी जाती है अलग अलग सिटीज़ को कि ये जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, और जैसे इंदौर को जो है, इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है 6 और 7 टाइम्स दिया जा चुका है। अभी तक भी आपके सोसाइटी में ही पूछा है कि कितनी बार दिया गया है इंदौर। सो इसी को कहते हैं इवेल्युएशन। किसी भी चीज़ को आप पहले मतलब अप्लाई करते हैं, फिर उसका क्या असर हो रहा है उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक, उसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि आपने किसी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप उसका एग्जाम लेते हैं, किस लिए? इवेल्युएशन के लिए। तो वो एक तरह का इवेल्युएटिव रिसर्च है। इवेल्युएशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च यूज्ड टू इवेल्युएट अ प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट। मतलब प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट किया जाता है। प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि कोई भी न्यू लॉन्च का जो प्रोडक्ट आता है, जैसे ईवी की मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, ये पायलट स्टडी में पहले रहेगी, कुछ लोगों को दे दी जाएगी खरीदने, मतलब एक सिटी में। जैसे अभी 5G का बेस्ट एग्जांपल है, ईवी को हम लोग सोचते हैं 5G का। 5G जो है बहुत सारे सिटीज में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी फिलहाल चल रही है। ठीक है, अब उस पर इवेल्युएटिव रिसर्च क्या हो सकती है कि वहाँ पे इवेल्युएट करेंगे कि हाँ ये इसका मतलब लोग इसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 4G की ही तरह चल रहा है। ठीक, तो ये एक तरह का इवेल्युएटिव रिसर्च हो गया प्रोडक्ट। ठीक, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट का इवेल्युएटिव रिसर्च कराते हैं, कंपनीज कराती हैं। ठीक, या आपके कॉन्सेप्ट collect and collect data to help improve your solution. Evaluative research has many benefits including identifying whether a product works as intended and uncovering areas for improvement within your solution. Means ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इवेल्युएटिव रिसर्च क्यों, कैसे होता है? ये जो भी आपका इंटेंशन था प्रोडक्ट को लेकर, वो पूरा कर पा रहा है या नहीं पूरा कर पा रहा है। तो आपका इंटेंशन था प्रोडक्ट को लेकर, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इवेल्युएटिव रिसर्च से ही पता चलता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने जो है क्या किया, स्मार्टफोन बंटवा दिए गाँव में, स्मार्टफोन बंटवा दिए, और आपका जो एम था, जो इंटेंशन था, तो ये था कि लोग जो है पढ़ेंगे, स्मार्टफोन हो जाएगा तो लोग जो है स्टडी करेंगे। अब आप इवेल्युएटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, इवेल्युएटिव रिसर्च जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर सारे लोग मतलब इसका फ़ायदा इस पे उठा रहे हैं कि वो लोग पढ़ रहे हैं स्मार्टफ़ोन को लेकर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट था, जो हमने दिया था, वो जो इंटेंशन था वो पूरा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सब पबजी खेलने में लगे हुए हैं, स्मार्टफ़ोन जब से दिए, तो पहले जो जितना पढ़ भी रहे थे, अब उतना भी नहीं पढ़ रहे हैं, सब पबजी खेल रहे हैं बैठ के स्मार्टफ़ोन में। पहले तो नहीं था, तो बुक उठा के कभी-कभी पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो? पबजी खेलने में लगे हुए हैं। ठीक, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, मतलब जो इंटेंशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी ये इवेल्युएटिव रिसर्च ही होगा। ठीक, इसमें आप फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो इंटेंशन था प्रोडक्ट को लेकर या कॉन्सेप्ट को लेकर, वो पूरा हो रहा है या नहीं। इसी को इवेल्युएटिव रिसर्च कहा जाता है। और जो एरिया नहीं कवर हुई है उसको कैसे कवर करना है, ये सोचने के लिए भी आपको इवेल्युएटिव रिसर्च करना होगा। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? इन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, रिसर्च रिपीटेड examine the same individual to detect any change that might occur over a period of time. लॉन्गिट्यूडनल क्या है? किसी एक पॉपुलेशन को आप जो है बार बार थोड़े टाइम बाद, एक टाइम्स ऑफ इंटरवल के बाद स्टडी करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। ठीक है,
Longitudinal studies are a type of correlation research in which researchers observe and collect data on a number of variables without trying to influence those variables. मतलब वेरिएबल्स से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है लेकिन उसको इन्फ्लुएंस किए बगैर। ठीक, अब लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है? सेम पॉपुलेशन है, मतलब जैसे आपने मान लेते हैं ओबीसी पे स्टडी किया, ओबीसी की पॉपुलेशन में स्टडी किया इनके एजुकेशन पे, एजुकेशनल कंडीशन पे, उनकी एजुकेशनल कंडीशन पे आपने रिसर्च किया। तो कैसे रिसर्च किया? पहले आपने जो है वो बीसी पे रिसर्च किया 2010 में, फिर आप कर रहे हैं 2012 में, फिर आप कर रहे हैं 2014 में। तो एक ही पॉपुलेशन को आप लोग बार बार कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जब एक ही पॉपुलेशन को आप बार बार कर रहे हैं, जैसे सेंसस जो है बेस्ट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का। 10-10 साल पे होता है सेंसस, लॉन्गिट्यूडनल एक ही पॉपुलेशन होती है और उसी पे रिसर्च किया जाता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हो जाता है। यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है लेकिन बगैर उसको इन्फ्लुएंस किए, जैसा रहता है वैसा आप डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल डाटा refers to observation of any different individual subject object and at given time, each observation belonging to a different individual. A simple example of cross sectional data is the gross annual income for each of 1,000 randomly chosen household in New York City for the year 2000। मतलब एग्जाम्पल इसका ये दिया हुआ है। चलिए ये एग्जाम्पल तो छोड़ते हैं, दूसरा भी बता दे रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल समझा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये करते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, पहले ओबीसी पे रिसर्च किया, फिर एसटी/एससी पे रिसर्च किया, फिर मुस्लिम्स पे रिसर्च किया। मतलब इनकी जो है एजुकेशनल कंडीशन की रिसर्च कर रहे हैं, इनकी एजुकेशनल कंडीशन अभी क्या है, और ये कर रहे हैं आप 2023 में। ठीक, सो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक है, टाइम नहीं चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक, सो इशूज अलग अलग हैं, मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं लेकिन टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है और इशूज अलग अलग हैं, ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? अलग अलग सेक्शन। तो पहला सेक्शन आपका ओबीसी हो गया, दूसरा एसटी/एससी, तीसरा मुस्लिम। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसी को कहते हैं। ठीक है, सो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सेम टाइमिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। और सिर्फ एक वेरिएबल है और डिफरेंट टाइम, टाइम अलग है, वेरिएबल एक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सिटी का दिया है, क्या दिया हुआ है? ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब एनुअल इनकम क्या थी? पूरे 1000 हाउस होल्ड, 1000 घर के एनुअल इनकम को चेक किया गया कि 2000 में उनकी एनुअल इनकम क्या थी। तो पॉइंट जो था, टाइम जो है वो सिर्फ एक था 2000, और हाउस होल्ड कितने थे? 1000 हाउस होल्ड की स्टडी की जा रही है। ठीक, तो हाउस होल्ड अलग अलग है, टाइम एक है, तो इसी इसी को कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। The next one is क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च। क्रॉस सीक्वेंशियल रिसर्च क्या होता है? इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एसटी/एससी ओबीसी वाले एग्जांपल से। क्रॉस सेक्शनल क्या है? जो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों को अगर मिक्स करके कोई रिसर्च हो रही है तो उसी को कहा जाता है क्रॉस सीक्वेंशियल। मतलब ओबीसी, एसटी/एससी एंड मुस्लिम्स की स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल
हो गई, 2023 में कर रहे हैं, फिर 2024 में कर रहे हैं, फिर 2025 में कर रहे हैं, 2026 में कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स भी हैं और डिफरेंट टाइम भी है, डिफरेंट वेरिएबल भी है, डिफरेंट टाइम भी है। इसी को कहा जाता है क्रॉस सीक्वेंस। इसी को क्रॉस सीक्वेंशियल कहा है। डिफरेंट वेरिएबल्स है और डिफरेंट टाइम है, तो क्रॉस सीक्वेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगुलेशन क्या होता है। ये ट्रायंगुलेशन रिसर्च के टाइप नहीं है, बस मैं ट्रायंगुलेशन इसलिए ऐड किया हूँ कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ट्रायंगुलेशन होता क्या है। आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछता है। ये जो रिसर्च वाली यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये फर्स्ट पेपर के लिए भी काम आएगी आपको। ठीक, तो एक साथ आपका दोनों यूनिट कवर हो रही है, फर्स्ट पेपर की भी यूनिट और सेकंड पेपर की भी यूनिट कवर हो रही है। तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जब आप अलग अलग मेथड से सेम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उसको ट्रायंगुलेशन मेथड कहा जाता है। ट्रायंगुलेशन इज अ टेक्निक टू एनालाइज रिजल्ट ऑफ द सेम स्टडी यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अलग अलग मेथड, पहले आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए स्टडी किया, फिर इंटरव्यू के जरिए स्टडी किया, ठीक, या फिर अलग अलग मेथड ऐसे आपने क्वेश्चनायर के जरिए स्टडी किया। तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड है, जब सेम स्टडी को आप डिफरेंट मेथड यूज करके स्टडी करते हैं तो उसको ट्रायंगुलेशन मेथड कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं है, ये ट्रायंगुलेशन मेथड है। ट्रिकोनाशन इसको कहा जाता है, ठीक। इट इज यूज फॉर द थ्री मेन पर्पज। ये तीन मेन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। टू इनहेंस वैलिडिटी, वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। आपने तीन मेथड से स्टडी किया, अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तीनों बार, तो वैलिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि हाँ भाई ये वैलिड होगा, क्योंकि तीन बार उस पर टेस्ट किया गया है। टू क्रिएट अ मोर इन डेप्थ पिक्चर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और इन डेप्थ पिक्चर क्रिएट करने के लिए, ठीक। जितना ज़्यादा बार आप करेंगे रिसर्च, उतना ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर होगा। एंड टू इंटोग्रेट इंटेरोगेट डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से समझने में भी ट्रायंगुलेशन मेथड मदद करता है, ठीक। तो ट्रायंगुलेशन एक मेथड है, रिसर्च टाइप नहीं है। ट्रायंगुलेशन क्या है, अगर आप एक स्टडी को डिफरेंट मेथड के जरिए स्टडी करते हैं, अलग अलग मेथड के जरिए। वैसे एक स्टडी को एक मेथड के जरिए ही स्टडी किया जाता है, लेकिन अगर आप कई मेथड यूज कर रहे हैं तो उसी को ट्रायंगुलेशन मेथड यूज कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन इन सोशियोलॉजी मीन्स वॉचिंग पीपल एंड देयर बिहेवियर विदाउट इंटरफेयरिंग। मतलब आप जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं, पीपल्स के बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं बगैर इंटरफेयर किए, मतलब कुछ भी बोलना नहीं है आप, बगैर इंटरफेयर किए आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक। जैसे कि अगर जो है आप किसी सपोज करिए दिल्ली में जो स्ट्राइक हुआ था, फॉर्मर स्ट्राइक जो, आप वहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वहाँ चले जाएंगे और आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक। सो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड हो जाएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह का होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, जैसे स्ट्राइक का मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई ऐसा आदमी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ऑब्जर्वेशन के जरिए, जो उसका पार्ट है, फार्मर है, वो पहले से स्ट्राइक कर रहा था या मतलब बाद में भी जाके वो स्ट्राइक का पार्ट बनता है और फिर उसको ऑब्जर्व करके उसकी स्टडी करता है, तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। और नॉन पार्टिसिपेंट मतलब उसको स्ट्राइक से मतलब नहीं है, ना ही वो उसका पार्ट बनना चाह रहा है, बल्कि सिर्फ वो स्ट्राइक को ऑब्जर्व करना चाह रहा है, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा।
मेलिनोस्की ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था आइलैंड में, मेलिनोस्की ने किया, ये आपको याद है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। पार्टिसिपेंट क्या है, जब आप उसका पार्ट जाकर बन जाते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जब आप उसका पार्ट नहीं बनते हैं, ना ही बनना चाहते हैं, सिंपली जाके आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी रिफर्स टू द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच मतलब किसी भी केस की आप स्टडी करते हैं उसको बहुत डीप में डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच होती है। एक किसी भी केस को, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ग्रुप से रिलेटेड हो, फेनोमेना से रिलेटेड हो। किसी पर्सन मतलब आप किसी ऐसे आदमी के मतलब कोई आदमी है उसके साथ कुछ घटना हुई, जैसे कि एसिड अटैक किसी पे हुआ, ठीक है, एसिड विक्टिम पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप किसी एसिड विक्टिम जो है उसको ले लेंगे और उस पर एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, मतलब उससे क्या क्या हुआ, उसके साथ कैसे कैसे चीज़ें हुई, फिर कैसे कैसे उसने सर्वाइव किया। ठीक, तो ये हो गया आपका केस स्टडी। जब आप बहुत डीप में डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं किसी एक पर्सन को लेकर, किसी एक ग्रुप को लेकर या किसी एक फेनोमेना को लेकर। ग्रुप मतलब जैसे स्ट्राइक का एग्जांपल मैंने दिया, अब वहाँ पे जाके आप लोगों से पूछ रहे हैं कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक, और किस तरह से आप मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक पॉइंट को लेकर या बताकर, जो भी हो, जिस भी तरीके से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी किसी एक फेनोमेना, एक पर्सन या एक ग्रुप, तो उसको कहा जाता है केस स्टडी। अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स में बी एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरव्यू। अब कई तरीके से केस स्टडी की जा सकती है। पर्सनल इंटरव्यू के जरिए केस स्टडी की जा सकती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या आप जाके ऑब्जर्व करके केस स्टडी कर सकते हैं, ठीक। साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए आप स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं। आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो रखे होते हैं उस पर आप, आर्काइवल रिकॉर्ड मतलब जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्टडी करते हैं। फेडरिच एंड लेप्ले ने केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया। तो हो केस स्टडी समझ में आ गया होगा, किसी एक पर्सन, किसी एक ग्रुप, किसी एक फेनोमेना की स्टडी आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी कहा जाता है। ये जो है या तो इंटरव्यू या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या पॉली और साइकोमेट्रिक टेस्ट या आर्काइवल रिकॉर्ड के बेस पे करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। द इंटरव्यू इज वन ऑफ द प्राइमरी मेथड ऑफ the interview is the one of the primary method of sociological data collection, ठीक। सोशोलॉजिकल डाटा कलेक्शन का इंटरव्यू जो है, में इंटरव्यू जो है एक प्राइमरी मेथड है। दे आर यूजुअली यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू रिसर्च मोर सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जब बहुत सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है तो आप इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एंड टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, और जब आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है किसी पीपल्स के वेज ऑफ थिंकिंग या फीलिंग के बारे में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आप जो है इंटरव्यू मेथड करते हैं। जैसे कि आप जो है टेररिज्म पे स्टडी कर रहे हैं कि लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है, टेररिज्म पे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आप जो है बहुत सब दो चार लोगों को बुला लिए, आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थिंकिंग क्या है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इसमें इन डेप्थ नॉलेज या पीपल्स की जो थिंकिंग है या किसी भी फीलिंग जो है, थिंकिंग जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, तो आप उस वक्त इंटरव्यू मेथड इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू मेथड के टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप क्वेश्चन जो है आप लिख के ले जाते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। मतलब आप लिख के ले जाते हैं और वन बाय वन जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो गया। सेमी स्ट्रक्चर क्या है,
कुछ क्वेश्चन आप लिख के ले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आप उनके जो रिप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाकर फिर पूछते हैं, तो वो सेमी स्ट्रक्चर कहलाता है। अनस्ट्रक्चर मतलब आप कुछ भी नहीं लिख के ले, आप कुछ भी नहीं लिख के ले जाते हैं, डायरेक्ट आप जाकर टॉपिक शुरू करते हैं और जो वो जवाब देता है, पहला जो जवाब होता है उनका, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते जाते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो वो समझ में आ गया होगा आपको। स्ट्रक्चर क्या है? जब आप क्वेश्चन लिख के ले जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं बाहर से, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक। सेमी स्ट्रक्चर में क्या है? क्वेश्चन आप कुछ लिख के ले जाते हैं, लेकिन कुछ जो है उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कुछ बना के भी पूछते हैं। अनस्ट्रक्चर में आप कुछ भी नहीं लिख के ले जाते हैं, बल्कि आप एक सिंपल टॉपिक रखते हैं और उस पर उनके व्यूज मांगते हैं, और जो भी उनके व्यू आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन करते रहते हैं। ठीक, इसी को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिवीविंग data and arriving at relevant conclusion using various analytical method। क्या है? जब आप जो है डाटा को रिव्यू करते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कई एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल करके, तो उसी को डाटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या करना, उसकी समरी बताना कि आपका डाटा कहता क्या है, तो वो क्या है? इंटरप्रिटेशन। एक डाटा एनालिसिस असिस्ट रिसर्चर इन कैटेगराइजिंग, मैनिपुलेटिंग एंड समराइजिंग डाटा टू आंसर क्रिटिकल क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसको आप आंसर कर सकें, जो आपका प्रॉब्लम था उसको आप आंसर कर सकें, इसीलिए आप डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के कई स्टेप्स होते हैं। असेंबल द इंफॉर्मेशन यू नीड। पहले तो आप असेंबल करेंगे, जो भी डाटा कलेक्शन होता है, जरूरी नहीं कि सारे जो डाटा कलेक्ट हुए वो रिलेवेंट हो, तो आप उसको छांटबीन करते हैं और जो भी आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको आप इकट्ठा करते हैं। असेंबल द इंफॉर्मेशन यू नीड। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं आप? डेवलप फाइंडिंग। अब उस जब आप इंफॉर्मेशन असेंबल कर लिए, अब उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप फाइंडिंग डेवलप करते हैं। फिर डेवलप कंक्लूजन। जो फाइंडिंग आई, फिर फाइंडिंग के बेस पे आप कंक्लूजन डेवलप करते हैं। ठीक। फाइंडिंग के बेस पे आप कंक्लूजन डेवलप करते हैं। ठीक। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, उससे समझ में आया। जैसे किसी विलेज का आप जो है लिटरेसी रेट जानना चाहते हैं, तो लिटरेसी रेट में क्या आप करेंगे? वहाँ के एक ही पर्सन का आप डाटा कलेक्शन करेंगे कि कौन कितना तक पढ़ा है। ये आपका रिलेवेंट डाटा हो गया जो आपको चाहिए। ठीक है, कौन कितना पढ़ा है, क्या लिख पाता है, क्या नहीं लिख पाता है, कैसे, मतलब कितनी लैंग्वेज जानता है, ठीक, कितने लैंग्वेज वो बोल सकता है, ये सब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं? आपको डेवलप फाइंडिंग। अब आप जो है फाइंडिंग डेवलप करते हैं। फाइंडिंग डेवलप आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी लिटरेसी की आपको डेफिनेशन पता है कि इस बेस पे हम लिटरेसी मानते हैं कि ये आदमी लिटरेट है। आप फाइंडिंग डेवलप करते हैं, उनमें से जितने लोगों की आपने स्टडी किया उसमें देखेंगे कि कितने लिटरेट लोग आपके उसमें आ रहे हैं। फिर उस फाइंडिंग के बेस पे आप कंक्लूजन देंगे कि हाँ, इस विलेज की जो लिटरेसी रेट है वो 50% है या 70% है, जो भी आ रहा है। ठीक। तो इस तरह से आप कंक्लूजन पे आते हैं। डेवलप रिकमेंडेशन, और फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशन देते हैं कि ठीक है ये कर लीजिए तो इसका लिटरेसी रेट हो सकता है बढ़े। तो ये होता है डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट इज data analysis. Data analysis is a process of obtaining raw data and subsequently converting it into information useful for decision making by user। ठीक। डाटा एनालिसिस क्या है? आपने रॉ डाटा इकट्ठा कर लिया और उसको कन्वर्ट करते हैं आप यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे, आप उसी बेस पे जैसे टेबल वगैरह बना के आप जो है उसको एनालाइज करते हैं। डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज टू आंसर क्वेश्चन। डाटा कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, या हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, या डिस्प्रूव थ्योरीज।
या थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए। ठीक, इस तरह से आपका डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस के जो स्टेप हैं, डिफाइन क्वेश्चन एंड गोल्स। पहले तो आपको क्वेश्चन क्या है या गोल क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, ये पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कलेक्शन, कलेक्ट डाटा, फिर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को रैंगलिंग, डाटा रैंगलिंग मतलब उसमें छानबीन करते हैं जो भी है। ठीक, डिटरमाइन एनालिसिस। ठीक, फिर आप क्या करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटेड रिजल्ट, उसके बाद आप रिजल्ट को इंटरप्रेटेड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपका रिजल्ट निकलता है उसको इंटरप्रेटेड। फिर लास्ट आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, इमेज रिजल्ट फॉर क्या, रिपोर्ट राइटिंग इज कॉमन इन अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। बहुत सारे नंबर ऑफ डिसिप्लिन में जो है रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कॉमन होती है। सारे लगभग हर रिसर्च में जो है आपको रिपोर्ट राइटिंग करना ही करना पड़ता है। ठीक, written concisely and clearly and typically organized around identifying and examining issues। जो भी आपने जो है आइडेंटिफाई किया है इशूज या एग्जामिन किया है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेसिफिक फॉर्म में आप रिपोर्ट लिखते हैं उसकी। ठीक, इवेंट्स आर फाइंडिंग फ्रॉम अ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। तो फाइनली जो आप रिपोर्ट बनाकर देते हैं, ठीक, चाहे वो थीसिस के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको, मतलब रिसर्च आर्टिकल्स के फॉर्म में, रिसर्च जर्नल के फॉर्म में, तो ये क्या है, रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट में उसका एक वो होता है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है जिसमें आप रिपोर्ट लिखते हैं कि आपकी क्या फाइंडिंग थी और क्या रिकमेंडेशंस हैं, ये सब चीज़ें आप लिखते हैं। इसी को रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग के जो स्टेप होते हैं वो मेन है, वो आपको देखने हैं। Follow the 7 steps on report writing below to take you from an idea to complete it. Choose a topic based on the assignment. जो भी आपका assignment है उसके बेस पे आप टॉपिक चूज करेंगे। ठीक, चाहे असाइनमेंट हो या आपका रिसर्च हो, जो भी कंडक्ट रिसर्च, उसके बाद आप रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। राइट अ थेसिस स्टेटमेंट, फिर आप थेसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिपेयर एंड आउटलाइन, फिर आउटलाइन मतलब क्या क्या आपकी रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या हो गई ये प्रिपेयर करते हैं आप। राइट अ रफ ड्राफ्ट, फिर आप एक रफ ड्राफ्ट जो है लिखते हैं पहले। रिवाइज एंड एडिट योर, अब रफ ड्राफ्ट को रिवाइज करते हैं। रफ ड्राफ्ट एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग आपकी होगी, ठीक है, लेकिन फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसको एडिट करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं आप, प्रूफ प्रूफ रीड एंड चेक फॉर मिस्टेक। इसके बाद आप जो है उसको फिर से रीड करते हैं और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उसको चेक करते हैं और फाइनली जो है आप उसको फाइनल लिख करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। देखते हैं कुछ और है इसमें। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म इज अ प्रेजेंटिंग वर्क और आइडियाज फ्रॉम अदर सोर्स एज योर ओन। दूसरे के सोर्स से, दूसरे की जो इंफॉर्मेशन, दूसरे की जो आइडियाज है उसको आप क्या करते हैं, अपना बनाकर अगर लिख देते हैं रिपोर्ट में या मतलब आपके रिसर्च पेपर में या किसी भी उसमें बुक्स वगैरह में, तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक, प्लेजरिज्म उसी को कहा जाता है जब आप जो है दूसरे की आइडियाज, बिलीफ या दूसरे के जो वर्क्स हैं, रिसर्च वर्क हैं या मतलब जो भी उनके वर्क्स हैं और रिलेटेड टू लिटरेचर और एनीथिंग एल्स, तो उसी को अगर आप चोरी करके अपना बना के लिखते हैं तो उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है, विदाउट कॉन्सेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑथर। ठीक, अगर आप जो है उससे कॉन्सेंट ले रहे हैं तो उसका नाम आपको देना पड़ेगा कि ये जो है इन्होंने फाइंड आउट किया था और इनके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा है, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है उसका नाम नहीं मेंशन करते हैं तो उनका कॉन्सेंट होकर भी वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। ठीक, बाई इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल, मतलब जैसे आप मतलब आपने कोई असाइनमेंट बनाया और बाद में आपके फ्रेंड को जरूरत पड़ गई तो आपने कह दिया ठीक है भाई ले जाके दे दो,
लिख दो, छाप दो, जो भी करना है आपको। ठीक, तो अब यहाँ पे आपके फ्रेंड का कॉन्सेंट है। ठीक है, आपके फ्रेंड का जो है वो कॉन्सेंट है, लेकिन फिर भी ये प्लेजरिज्म कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड का नाम जो है वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जब तक आप नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक वो प्लेजरिज्म कहलाएगा। जिनका वर्क है उनको आप मेंशन करना पड़ेगा। बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू योर वर्क विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट मतलब उनका नाम लिखे बगैर आप जो है अ, अपने अपने तौर पर मतलब अपना बनाकर अगर लिखते हैं तो उसी को प्लेजरिज्म कहा जाता है। प्लेजरिज्म मतलब एक तरह की चोरी। टॉप 5 प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में, तो मैंने इसीलिए इसमें टॉप 5 जो प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होते हैं उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, ग्रामरली बिजनेस, टॉर्निटिव, क्विटेक्स, प्लेजरिज्म चेक डॉट ऑर्ग और यूनिचेक, ये सब जो है टॉप 5 प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर हैं। आप इस पर अपलोड करते हैं और ये आपको बता देता है कि कितना परसेंट तक प्लेजरिज्म आपका मतलब इसमें रिपोर्ट में आपके है। ठीक, तो ये होता है प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर और प्लेजरिज्म। Ethnography is a qualitative method for collecting data often used in social or behavioral sciences। इथनोग्राफी क्या है? मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा है, और ये ज़्यादातर सोशल और बिहेवियरल साइंस में यूज किया जाता है, और ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा है। ठीक है, डाटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, इसमें डाटा जो है ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के जरिए कलेक्ट किया जाता है, which are then used to draw conclusion about how societies and individual function। जो मतलब यूज किया जाता है इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि कैसे जो है सोसाइटी और इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं। इथनो मीन्स होता है पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल्स के बारे में ही डाटा कलेक्शन है। ठीक, तो इथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑफन यूज इन social or behavioral sciences। Data are collected through observation and interviews, which are then used to draw conclusion about how societies and individual function। किस तरह से सोसाइटी और इंडिविजुअल फंक्शन करती है, इसको स्टडी करने के लिए आप डाटा कलेक्शन करते हैं, और लोगों का पीपल्स का डाटा कलेक्शन करते हैं थ्रू इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, तो उसी को इथनोग्राफी कहा जाता है। इथनोग्राफी का यूज रेडक्लिफ ब्राउन मैलिनोस्की ने किया। ठीक, तो ये यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है आज। कल से हम लोग यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। और एक चीज़ ये है कि हर संडे जो है अब आपका क्विज टेस्ट होगा, क्विज अपलोड हो जाएगी, आपको वो अटेंड करना रहेगा हर संडे। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता 2 मिनट में पूछ लीजिए आपको। नहीं, ओके, ठीक है, थैंक यू। If there is no question, then we are going to leave the class. पढ़ने के बाद क्या नहीं समझ में आती? पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता तो क्लास एक बार फिर से देख लिया करिए, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, क्लास में समझ में आता है ना।
देखिए अगर आप 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे ना तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। अगर आप 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। अगर आप जो है आज पढ़े और कल अगर अपलोड हो कल तक अपलोड हो जाती है पीडीएफ, तो कल तक आप अगर पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी फ्रेश चीज़ें होती हैं माइंड में। इसमें सारी चीज़ों से जो जितनी टॉपिक पढ़ाई जाती है सारी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जितनी टॉपिक पढ़ाई जाती है सारी टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं। अब इतना सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता आप क्लास में बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया उसी टाइम आप बोल दीजिए, दोबारा समझा दिया जाएगा उसको कि क्या होता है। ठीक, पीडीएफ नहीं समझ में आती है तो आप जो है पीडीएफ खोल के रखिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकती हैं एक बार। ओके ठीक है, थैंक यू।